सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय अंबेडकर संदेश में आप देख रहे हैं गोलमेज सम्मेलन। अस्पृश्यों दलितों की जो 100 वर्ष पहले, आज के 100 वर्ष पहले जो दयनीय स्थिति थी, यूँ कहें कि मनुष्यों की श्रेणी में हमारे अस्पृश्य समाज को नहीं माना जाता था, और ऐसी सिचुएशन में बाबा साहब ने आज जो हमें सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी दी है, तो उसके पीछे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के द्वारा रखी गई बातें हैं। बाबा साहब ने 8 शर्तें यहाँ पर रखी हैं गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाते ही बाबा साहब ने ये ज्ञापन दिया है अल्पसंख्यक कमेटी को, उस अल्पसंख्यक कमेटी को जिसके चेयरमैन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। सम्मानित साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, अल्पसंख्यक कमेटी थी, जहां पर 8 शर्तें बाबा साहब रखते हैं, जिनकी प्रथम और द्वितीय शर्त हम आपको बता चुके हैं पूर्व के अंबेडकर संदेश में। हम आपको बता दें, जो पहली शर्त थी बाबा साहब के द्वारा दिए गए ज्ञापन की, वो थी समान नागरिकता। समान नागरिकता के बारे में विस्तार से हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरी शर्त थी समान अधिकारों का निर्बाध उपयोग, अबाध उपयोग, बिना बाधा के हम समान अधिकारों का उपयोग कर सकें, ऐसे प्रबंध किए जाने चाहिए भारत सरकार अधिनियम में। ये शर्त बाबा साहब ने रख दी है। तीसरी शर्त आज हम आपको बताएंगे, तीसरी ही नहीं बल्कि तीसरी, चौथी और 5वीं शर्त क्या है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बहुत बारीक विश्लेषण आपके समक्ष रखने वाले हैं। बादशाह डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। शर्त नंबर 3 है भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण। दलित वर्गों के लोग भविष्य में व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाने अथवा कार्यपालिका द्वारा भेदभाव मूलक आदेश जारी करने के बारे में आशंकित हैं, इसलिए वे बहुसंख्यक समाज को, शासन को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि संवैधानिक रूप से व्यवस्थापिका द्वारा या प्रशासन में दलितों के विरुद्ध भेदभाव मूलक नियम बनाने या आदेश जारी करने को असंभव नहीं बना दिया जाता। इसलिए ये प्रस्ताव किया जाता है कि भारत के सांविधिक कानून में निम्नलिखित स्थायी प्रावधान कर दिए जाएं। बाबा साहब लिखते हैं कि सारे भारत में कोई भी व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकती अथवा आदेश पारित नहीं कर सकती अथवा कोई नियम अथवा विनियम नहीं बना सकती जिनसे राज्य की जनता के अधिकारों का उल्लंघन होता हो तथा भारत भूमि पर कहीं पर भी पूर्व प्रचलित विषमता अथवा अस्पृश्यता मूलक रीतियों की झलक मिलती हो। इसमें नंबर 1 ठेके लेना देना, मुकदमे दायर करना, पक्षकार बनना, गवाही देना, पैतृक संपत्ति प्राप्त करना, जायदाद बेचना, खरीदना, पट्टे पर जमीन लेना आदि का प्रावधान किया जाए। बाबा साहब दूसरा बिंदु रखते हैं, सिवाय उन हालात के जहां किसी को वंचित रखना आवश्यक हो, दलितों को नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में भर्ती, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की व्यवस्था की जाए। सम्मानित साथियों, जो बातें बाबा साहब यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब इसका प्रावधान नहीं था। सराय होटलों में ठहरना, पहले नहीं ठहर सकते थे आप। जो बातें यहाँ पर हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, आप ये एहसास कीजिए कि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग साथी किन स्थितियों में रहते थे। आज के बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, मुश्किल को 100 वर्ष भी अभी नहीं बीत पाए हैं, क्योंकि ये घटना क्रम हम 1930 का लेकर उपस्थित हुए हैं, जब बाबा साहब यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें इस तरह की बातचीत यहाँ पर रख रहे हैं, समस्याओं को रख रहे हैं। अभी तो 2024 है मेरे साथियों, इसलिए ध्यान से सुनिए, किस सिचुएशन से निकाल कर किस सम्मानजनक स्थिति में लाकर हमें खड़ा कर दिया, हमारे समाज को खड़ा कर दिया, तो बाबा साहब की ये देन है गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से। आप इस बात पर विश्लेषण कीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि पूना पैक्ट से हमें अधिकार मिले, तो इस बात को आप देखिए, 1930 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब यहाँ पर ये ज्ञापन दे रहे हैं और सारी शर्तें यहाँ पर सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सराय होटलों में ठहरना, शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती, नदियों के जल का उपयोग करना, झरनों, कुओं, तालाबों, सामान्य सड़कों, गलियों, सभी प्रकार की सवारियाँ, चाहे वह धरती पर हों, जल अथवा आसमान पर हों, का उपयोग करना,
सिनेमा, थिएटर आदि सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करना और सभी प्रकार के अधिकार अन्य नागरिकों की भांति जाति, रंग, धर्म अथवा वर्ग का भेदभाव किए बिना पूर्ण अधिकार प्राप्त हों। ये बात बाबा साहब ये मांग करते हैं मेरे साथियों। मांग उसी चीज की जाती है जो चीज हमारे पास नहीं होती है। इसका तात्पर्य ये है जो समस्याएं यहाँ पर बाबा साहब ने उठाई हैं, ये समस्याएं मौलिक रूप से समाज के अंदर विद्यमान थीं। अभी आगे बाबा साहब लिखते हैं कि बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए सभी धार्मिक स्थानों जो उस धर्म के लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से खुले होंगे, अछूतों के लिए भी खुले रहेंगे। अन्य लोगों के समान अस्पृश्यों को न्यायालय में समान अधिकार, अन्य अधिकारों तथा उनकी जायदाद की सुरक्षा की गारंटी बिना पूर्व शर्त के दी जाएगी, जिससे उन्हें दंड देने, सताए जाने या जुर्माने की आशंका हो। अब शर्त नंबर 4 ज्ञापन में बाबा साहब ने शामिल किया है। सम्मानित साथियों, विधानमंडलों में समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अस्पृश्य समाज का, हमारे समाज का विधानमंडलों में समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। दलित वर्गों को अपने कल्याण के लिए विधायिका एवं कार्यपालिका पर प्रभाव डालने के लिए समुचित राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाए। इस विचार से वे मांग करते हैं कि चुनाव नियम में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिका में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनको अपने ही वर्ग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए, जिसके लिए बाबा साहब लिखते हैं कि उनको अपने ही वर्ग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए, जिसके लिए वयस्क मताधिकार प्रथम 10 वर्षों के लिए पृथक मतदान द्वारा और उसके बाद संयुक्त चुनाव प्रणाली द्वारा उनके लिए सुरक्षित सीटों पर चुनाव का प्रावधान हो। ये भी जरूरी है कि संयुक्त चुनाव प्रणाली पर जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध तब तक नहीं थोपी जाए जब तक संयुक्त चुनाव प्रणाली में पूर्ण वयस्क मताधिकार का विधान ना हो। टिप्पणी लिखते हैं बाबा साहब, दलित वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व परिभाषित ना हो, परंतु ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि दलित वर्ग इसे स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी अन्य समुदाय के प्रतिनिधित्व को उनसे बेहतर सुविधाएं दे दी जाएं। इस दिशा में दलित वर्ग के लोग किसी प्रकार की अलाभकारी स्थिति में रहना पसंद नहीं करेंगे। किसी भी हालात में बंबई और मद्रास के दलित वर्ग अथवा जनसंख्या के आधार पर अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए विशेष स्थान चाहेंगे, भले ही अन्य समुदायों को उन प्रांतों में कितना ही प्रतिनिधित्व मिले। सम्मानित साथियों, यहाँ पर इस बिंदु पर गौर कीजिए। प्रथम 10 वर्षों के लिए पृथक मतदान द्वारा यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बाबा साहब ने यहाँ पर कर दी है, पृथक मतदान की बात कर दी है। और यही पृथक मतदान की जो व्यवस्था बाबा साहब ने यहाँ डिमांड की है, आगे चलकर यहाँ पर सर्वसहमति से ये पारित हो जाता है और तब जाकर महात्मा गांधी और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है। और आगे क्या कुछ होता पूना पैक्ट में वो जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब ने यहाँ शर्त नंबर 4 के तहत ये डिमांड की थी। शर्त नंबर 5, नौकरियों में यथोचित प्रतिनिधित्व। वर्तमान में जो हमारे समाज के अधिकतर लोग सरकारी नौकरियों में हैं, तो ऐसे में जो सरकारी नौकरियों में हैं तो उनको जो प्रतिनिधित्व मिला, जो आरक्षण मिला, आरक्षण का जो लाभ मिला है, यूँ कहें कि उचित प्रतिनिधित्व जो आपको मिल रहा है, तो वो बाबा साहब की देन है। शर्त संख्या 5 में बाबा साहब नौकरियों में यथोचित प्रतिनिधित्व की पहली बार डिमांड करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ये जो ज्ञापन है उसकी 5वीं शर्त बाबा साहब ने यहाँ रख दी है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण जो मिल रहा है वो पूना पैक्ट की बदौलत मिल रहा है। मेरे साथियों, आप स्वयं देख लीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1930 में बाबा साहब ये शर्त नंबर 5 यहाँ रखते हैं अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष। और बाद में अभी हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपको जरूर बताएंगे कि किस तरह से ये सभी शर्तें बाबा साहब की सर्वसहमति से मान ली जाती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि हमें जो आरक्षण प्रतिनिधित्व मिला है वो गोलमेज सम्मेलन का वादा है। इस बात को ध्यान रखिए मेरे साथियों।
बाबा साहब आगे लिखते हैं कि सरकारी नौकरियों पर सवर्णों ने एकाधिकार जमा रखा है। इस कारण दलित वर्गों की भारी उपेक्षा हो रही है। सवर्ण लोगों ने न्याय और समानता को धता बताकर सवर्ण हिंदुओं को लाभ पहुंचाने के लिए कानून की अनदेखी कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। सरकारी नौकरियों में सवर्ण हिंदुओं के एकाधिकार को समाप्त करने और इस प्रकार का नियम बनाने की जरूरत है कि नौकरी में भर्ती इस प्रकार की जाए जिससे सभी संप्रदायों को उनका उचित भाग मिले, तभी हिंदुओं की चालाकी से बचा जा सकता है। इसके लिए दलित वर्गों को संवैधानिक विधि के अंग के रूप में सांविधिक व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव करने हैं। पहला प्रस्ताव इस संबंध में बाबा साहब रखते हैं कि किस तरह से यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाबा साहब ज्ञापन के साथ अपनी समस्याओं का जिक्र करते हैं, अपनी शर्तों को रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ कैसे उस शर्त को लागू किया जाना चाहिए वो मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। मेरे साथियों, जब समस्या किसी के समक्ष आप रखते हैं और समाधान भी आप सुझाते हैं तो उसको लागू करने में बहुत आसानी होती है। बस अब मार्ग प्रशस्त करते हुए लिखते हैं कि भारत में तथा प्रत्येक प्रांत में सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए तथा नौकरियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लोक सेवा आयोग, दूसरा बिंदु, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया नहीं जा सकता। केवल विधायिका ही प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है। उसे सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी नौकरी पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तीसरा बिंदु, इसी आयोग का ये भी कर्तव्य होगा कि वह निर्धारित योग्यता के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इस प्रकार की नौकरियों में भर्ती की व्यवस्था करे जिसमें सभी समुदायों को उनका समुचित प्रतिनिधित्व मिला। किन्हीं विशेष नौकरियों में विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए युक्त संगत प्राथमिकता देने की समय समय पर व्यवस्था करें। ये शर्त यहाँ पर नौकरियों में यथोचित प्रतिनिधित्व की शर्त यहाँ पर बाबा साहब ने रख दी मेरे साथियों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और आज हमने आपके समक्ष आज के अम्बेडकर संदेश में शर्त नंबर 3, शर्त नंबर 4 और शर्त नंबर 5 रखा है। कैसा लगा आज का अम्बेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक लोक सेवा आयोग गठित करने की बात कही है। आखिर लोक सेवा आयोग का गठन बाबा साहब क्यों करना चाहते थे? इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कार्यक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।